अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मुल्क जो इसराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, वो कैसे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान एक इम्पोर्टेंट पीस डील का हिस्सा बन गया। ये कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं बल्कि पावर, स्ट्रेटजी और सर्वाइवल की कहानी है। आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ता गया और पाकिस्तान ने कैसे एक अहम किरदार अदा किया। इस कहानी की बुनियाद यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टेंशन से होती है। काफी अरसे से यूएस का ये इल्जाम था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान शुरू से यही कहता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और पीसफुल पर्पस के लिए है। दोनों कंट्रीज के दरमियान निगोशिएशंस भी होती रही, लेकिन मसला ये था कि दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दरअसल यूएस चाहता था कि ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम्स या यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम्स को बीच में रोक दे, जबकि दूसरी तरफ ईरान कहता था कि ये उसका बुनियादी हक है। ये डिसएग्रीमेंट आराम आराम से इतना बढ़ गया कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी। 2026 के शुरू में हालात बहुत टेंस हो चुके थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी, जिसे ईरान ने डायरेक्ट थ्रेट समझा, और फिर जवाब में ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटजी एग्रेसिव कर दी और रीजन में अपने अलाइज को एक्टिव कर दिया। इसी दौरान इसराइल भी सीन में आया, जो पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का मुखालिफ था। इसराइल ने ईरानियन लिंक्ड टारगेट्स पर स्ट्राइक करना शुरू कर दी थी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंस हो गया। सबसे बड़ा तो टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। ये वो जगह है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का हिस्सा गुजरता है। इस ब्लॉकेड का मतलब था कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिस्क में आ गई। ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे और ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल गया। यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया। जहां तक इसराइल की बात करूं, इसराइल का रोल इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसराइल हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है, इसलिए उसने यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज को सपोर्ट किया और खुद भी बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्शंस किए। लेकिन जब पीस डील की बात हुई तो इसराइल उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, और इसी चीज ने बाद में एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर दी, क्योंकि इसराइल को लगता है कि उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया। जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई तो फुल स्केल वॉर का खतरा पैदा हो गया। तब पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने आप को एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर प्रेजेंट किया, जो दोनों साइड्स के साथ बात कर सकता था। इस्लामाबाद को निगोशिएशंस के लिए एक सेफ और न्यूट्रल जगह के तौर पर यूज किया। पाकिस्तान ने एक स्ट्रक्चर पीस प्लान दिया, जिसमें इमीडिएट सीज फायर की बात की गई और फिर लॉन्ग टर्म निगोशिएशन का फ्रेमवर्क दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड्स इस बात पर एग्री हो गए कि पाकिस्तान के थ्रू टॉक्स आगे बढ़ाई जाए, बल्कि इस तरह पाकिस्तान एक होस्ट नहीं रहा बल्कि एक ऑफिशियल मीडिएटर और विटनेस बन गया। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल प्ले किया जहां स्टेक्स ग्लोबल लेवल के थे। जून 2026 में आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान एक इंटरिम एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, और इस डील में सबसे पहला कदम यह था कि दोनों साइड्स अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को रोक दें। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नेवल ब्लॉकेड को हटाने की रजामंदी दी, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ शिपिंग इंश्योर करने का वादा किया। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी प्रोग्रेस हुई, जहां यूएस ने ईरान के फ्रोजन एसेट्स रिलीज करना और सैंक्शंस को आराम आराम से कम करने का वादा किया। और जहां तक न्यूक्लियर की बात है तो न्यूक्लियर इशू पे ईरान ने यह कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा,
लेकिन उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर कंटिन्यू रहेगा। दोनों साइड्स ने यह भी कहा कि 60 दिनों के अंदर अंदर एक फाइनल लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर काम किया जाएगा। ये डील सिर्फ सीज फायर नहीं थी, बल्कि इस डील ने ग्लोबल इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाया और एक बड़ी जंग को रोका। रीसेंट डेवलपमेंट से ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज अब आराम आराम से अपनी कमिटमेंट्स पर अमल कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ सैंक्शंस रिलैक्स किए हैं, जबकि ईरान ने मैरीटाइम्स रूट्स को सिक्योर करने का वादा किया है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि दोनों साइड्स कन्फ्रंटेशन से कॉरपोरेशन की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन अभी भी ट्रस्ट का मसला पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। नाजरीन, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड्स को प्रमोट कर रहा था, जिसके जरिए इसराइल और कुछ मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। यूएई और बहरीन जैसे कंट्रीज ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रोल सिर्फ मीडिएटर का नहीं था, बल्कि एक ब्रिज का था जो वेस्ट और मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान कनेक्शन बना। पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त पर डिप्लोमेसी यूज की जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अपनी पीक पर था। इसने सिर्फ एक सीज फायर नहीं करवाया, बल्कि एक पॉसिबल वर्ल्ड वॉर को रोकने में भी मदद की। इस पूरी कहानी से एक बात क्लियर हो जाती है कि इस दौर में वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाती, बल्कि निगोशिएशन टेबल्स पर डिसाइड होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान जो भी एग्रीमेंट हुआ, उसमें पाकिस्तान का रोल साइलेंट था, लेकिन वही सबसे पावरफुल फैक्टर था। ये एक एग्जाम्पल है कैसे एक कंट्री अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यूज करके ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दुनिया की सियासत सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी का भी गेम है। अल्लाह हाफिज।